नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है संजय जी, आज बड़े चमक दमक रहे हैं। जी दीप्ति जी, चमक दमक किसान भाइयों के सामने आए तो उनके भी चेहरे पे इसी तरह प्रसन्नता हो, यही हमारी कामना है। और सही आपने कहा। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं आपको, ताकि आपके चेहरे की खुशहाली और बनी रहे। जी, ये खुशहाली तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा होगी जब हमारे किसान भाई खुश रहें और उनकी खेती गृहस्थी अच्छी से चलते रहे। बिल्कुल संजय जी, मैं आपका मतलब समझ गई कि और कार्यक्रम की शुरुआत आज हम किससे करेंगे? कृषि समाचार से। किसान भाइयों, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार, जिसमें मंडी भाव और मौसम की मिजाज की जानकारी लेते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालन विभाग राज्य में सूकर पालन व्यवसाय के विकास के लिए चला रही है योजना। राज्य के किसान कृषक पाठशाला द्वारा हो रहे हैं लाभान्वित। छोटे मोटे कृषि कार्यों के लिए बेहतर है खुरपी। राज्य में सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग झारखंड राज्य में पशुपालकों को सूकर पालन इकाई स्थापना में सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत एक सूकर पालन इकाई में 2 नर और 4 मादा सुकरी TND नस्ल के 50% अनुदान पर दिए जा रहे हैं। सूकर पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। राज्य के पशुपालक इस व्यवसाय द्वारा लाभान्वित हो सकें, इसके लिए पशुपालन विभाग झारखंड पशुपालकों को सूकर पालन इकाई स्थापना में सहायता पहुंचा रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 नर सुकर और 4 मादा सुकरी TND नस्ल के 50% अनुदान में दिए जाते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त पशुपालक या अनुभवी सुकर पालकों को इस योजना के तहत पहले लाभ पहुंचाया जा रहा है। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इनकी संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला में 25 किसानों का चयन करके किसान के खेत में ही प्रायोगिक तौर पर कृषि शिक्षा दी जाती है। राज्य के बहुत सारे किसान इस पाठशाला द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। अभी इस महीने में राज्य के किसान अर्ली फूल गोभी लगा सकते हैं। इसके लिए पूसा केतकी एक बहुत ही अच्छी और उन्नत प्रभेद है। इस प्रभेद को लगाकर समय से पहले और अच्छी मात्रा में उपज प्राप्त कर सकते हैं। अक्टूबर महीने में किसानों को जो है अर्ली गोभी फूल गोभी लगाना चाहिए, जिसके लिए उनको जो है पहले पौधशाला तैयार करना चाहिए। पौधशाला तैयार करते समय उनको एक भी चीज़ का ध्यान रखने की, ज़मीन की सतह से 6 इंच ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर रखने से ये होता है कि नीचे से कीड़ा मकोड़ा ऊपर नहीं चढ़ पाता है। और उसको बनाते समय पहले जब बीज लाते हैं तो बीज जो है जैसे पूसा कैतकी है, जो कि कार्तिक महीने से ही तैयार हो जाता है और अर्ली उनको पैसा मिल जाता है, तो उसको लाने के बाद जो है उसका बीज उपचार अवश्य कर लें। अभी धान की फसल तैयार होने को आई है। इस समय धान की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। आइए आज बेहतर तकनीक में जानते हैं धान की खड़ी फसल में कीटों के प्रकोप को कैसे रोका जाए। धान की खड़ी फसल में कई प्रकार के कीट व्याधियों का प्रकोप होता है। इससे बचाव के लिए नीम के तेल का 3% पानी में घोल बनाकर उसमें आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में टिपाल AG या सैंडोविट मिलाकर छिड़काव करने से अधिकांश कीटों का प्रकोप रुक जाता है। परंतु ध्यान रहे, प्रकोप की तीव्रता ज्यादा नहीं हो। कीटों के ज्यादा प्रकोप की स्थिति में कीट के अनुसार उचित रासायनिक दवा का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बागीचों खेतों में छोटे मोटे कार्यों के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है खुरपी। यह दिखने में तो काफी छोटा होता है, परंतु इससे अनेक तरह के काम लिए जा सकते हैं। यह सामान्य सा और छोटा दिखने वाला यंत्र खुरपी है। खेतों और बागीचों में इसकी उपस्थिति किसानों का बहुत सहयोग करती है। मिट्टी कोड़ने, मिट्टी पलटने, पौधा उखाड़ने, खरपतवार निकालने इत्यादि कई प्रकार के काम इससे लिए जा सकते हैं। 10 इंच के इस उपकरण में आगे लोहे का धारदार फाल होता है और पीछे पकड़ने के लिए 5 इंच के लकड़ी का हथड़ लगा होता है।
कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं खेतीबाड़ी द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले इस किसान से। ये शख्स अपने जीवन में अपने काम को विशेष तरजीह देते हैं और खेतीबाड़ी इनका प्रमुख कार्य है। इनकी खासियत है कि ये अपना खेत कभी खाली नहीं छोड़ते। वर्तमान में इन्होंने धान के साथ सब्जियों की फसल भी लगा रखी है। हम लोग ये कृषि केंद्र विज्ञान से ही सिखाया है और एक धनमा कर रहे हैं। इसमें से किसान को बहुत लाभ हो रहा है। बीहन जहाँ एकड़ में 2 मन लगता था, वहाँ 1 किलो 1.5 किलो में रोपते हैं हम लोग। और इसका उपज भी बहुत अच्छा है। कट्ठा में 5 मन धान झरता है और मजदूरी कम लगता है। इसमें तो बहुत चेतना थी, श्री विधि खेती से हम लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। और टमाटर लगाते हैं, बैंगन का खेती करते हैं, गर्मा फसल लगाते हैं, खीरा, कद्दुआ, झींगा, नेनुआ, यही सब करते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के भावों को लेकर राज्य की मंडियों में तेजी बरकरार है। बाजार जानकारों की माने तो इनमें और तेजी की आशंका है। सब्जी बाजारों में भी तेजी का दौर जारी है। आज हरी सब्जियां, टमाटर, नए आलू खुदरे में महंगे बिके। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के मूल्य इस प्रकार रहे। चावल उत्तम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7250 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए और प्याज न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 6 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। संजय जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जाड़े का मौसम में हम प्रवेश कर चुके हैं और पशुपालन के तहत अपने पशुओं के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। दीप्ति जी, और खासकर उन किसानों को जो मुर्गी पालन करते हैं उनका तो विशेष ध्यान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जाड़े के मौसम में शुरुआती समय में मुर्गियाँ बीमार भी पड़ती हैं और उनका उत्पादन भी कम होता है। बिल्कुल। जब किसान भाइयों आपकी मुर्गियाँ सुस्त अवस्था में नजर आए या अंडे देने की कमी करे, किसी तरह से आपको लगे कि वो रोगग्रस्त हो गई हैं, तो नजदीकी चिकित्सालय में तुरंत संपर्क करें। जी किसान भाइयों, खास करके जाड़े के मौसम में मुर्गी का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, उसका टीकाकरण कैसे किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में आई हुई है, जहां पर हम बात करेंगे मुर्गियों के प्रबंधन एवं टीकाकरण के बारे में। और इस विषय पर हमें जानकारी देंगे पशु चिकित्सक डॉक्टर असद हुसैन जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मुर्गियों का प्रबंधन वो वर्तमान मौसम में किस प्रकार करेंगे। जहां हमारे किसान भाई, मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और इस व्यवसाय में किसान भाई अधिक से अधिक लाभ तभी कमा सकते हैं जब उनका प्रबंधन सही हो। प्रबंधन में तात्पर्य है कि वो उसका रख रखाव सही से कर रहे हों, उनका दाना हिसाब से दे रहे हों, दाना मिश्रण सही हो, घर की सफाई सही से कर रहे हो और साथ ही साथ रोगों से बचाव के लिए समय समय पर उसका जो विभिन्न रोग हैं जिनका टीकाकरण वो करवाए हों और कुछ जो एंटीबायोटिक और विटामिन मिनरल की जो दवाएं हैं वो दिया जाना चाहिए। प्रबंधन में किसान भाई देख ले कि जैसे ही वर्षा ऋतु के बाद जब जो शरद ऋतु जब शुरू होती है तो वर्षा ऋतु के बाद एक मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। तो इस मौसम में किसान भाई ये अवश्य ध्यान रखें कि हमारे अगर वो मुर्गी पालक जो किसान भाई हैं और ब्रॉयलर मुर्गी फार्म कर रहे हैं या अगर घर के पिछवाड़े में बैकयार्ड फार्मिंग जो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हो, उस स्थिति में भी उनके प्रबंधन पे ध्यान देने की बातें हैं जो मैं किसान भाइयों को बतलाता हूँ। उसमें एक है कि वो दाना पानी जो दे रहे हैं, दाने के बर्तन प्रतिदिन वो साफ़ करवाएं, पानी के बर्तन को प्रतिदिन साफ कर रखें। ब्रॉयलर फार्मिंग में जो फार्म वाली मुर्गी पाल रहे हैं किसान भाई, जो 1.5 महीने में अर्थात 6 सप्ताह में जिसका शरीर का वजन 1.25 से 1.5 kg हो जाना चाहिए, उसका रख रखाव के लिए मुर्गी घर का तापमान को नियंत्रित करना आवश्यक है। प्रारंभिक अगर किसान भाई 0 दिन के मतलब 1 दिन के चूजे से अगर मुर्गी पालन कर रहे हो तो उसमें उनको कई बातों की सावधानी की आवश्यकता है। पहला कि मुर्गी घर का तापमान, तो 6 सप्ताह में जो मुर्गी का तापमान होना चाहिए वो पहले सप्ताह में 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, दूसरे सप्ताह में 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसी प्रकार प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान घटाते हुए 6 सप्ताह तक वो जाना चाहिए। किसान भाई अगर हमारे जो पशुपालक हैं या मुर्गी पालक हैं वो ये ध्यान रखें कि मुर्गी का तापमान अगर सही है तो वो कैसे पता करेंगे कि सही है तापमान। तो किसी भी मौसम में अगर मुर्गी घर के तापमान के लिए जो ब्रूडर की आवश्यकता होती है, जिसमें मुर्गी घर के ऊपर जो ब्रॉयलर मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो बल्ब लगाया जाता है, चाहे वो 100 वाट का बल्ब हो, 200 वाट का बल्ब हो, 2 या 3 बल्ब हो, अगर मुर्गी घर अगर 10 फीट बाई 10 फीट का कमरा है, अगर सभी मुर्गियाँ उस 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में अगर समान रूप से अगर वितरित है या समान रूप से फैली हुई है तो ये समझना चाहिए कि घर का तापमान सही है। अगर किसी कारणवश सभी मुर्गियां एक जगह जमा हो, चाहे वो 1 सप्ताह का ही चूजा हो या 2 सप्ताह का हो या बढ़ती हुई मुर्गियां हो या वयस्क मुर्गियां हो, तो उस स्थिति में समझना चाहिए कि मुर्गियों के घर का तापमान कम है, अर्थात उसमें या तो बल्ब बढ़ा देना चाहिए। बल्ब अगर 2 या 3 बल्ब हो तो बल्ब की संख्या बढ़ा दें और अगर बल्ब की संख्या बढ़ाने की नहीं उपाय है तो आप ये कर सकते हैं कि बल्ब को थोड़ा ज़मीन से नज़दीक ला दें। लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति में बल्ब जो है सो मुर्गी के दाने और मुर्गी से कम 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पे होना चाहिए। अगर उतना ऊंचा लाने के बाद भी मुर्गी अगर एक ही जगह एकत्रित हो रही हो तब बल्ब की संख्या आप बढ़ाइए। और अगर तापमान अधिक है, मान लेते हैं किसी कारणवश तापमान अधिक हो जाता है, तो आप देखेंगे कि मुर्गियाँ जो हैं सो बल्ब के नीचे नहीं रह करके या पूरे मुर्गी घर में समान रूप से वितरित नहीं हो करके एकदम किनारे में वितरित होंगी। तो ये समझना चाहिए कि बल्ब का तापमान को या तो बल्ब की संख्या कम कर दे, 200 वाट का बल्ब हो तो या तो वाट कम कर दे उसकी, और अगर नहीं तो ये संभव अगर नहीं हो तो बल्ब को ऊपर कर दे। तो ये तापमान का नियंत्रित का हुआ। साथ ही साथ जहाँ तक रख रखाव और खान पान का है तो किसी अच्छे कंपनी का ही दाना मिश्रण हमारे किसान भाई मुर्गियों को दे। मुर्गियों के लिए जो दाना मिश्रण आता है प्रारंभिक में वो 0 से 6 सप्ताह तक उनका जो स्टार्टर दाना मिश्रण आता है और उस स्टार्टर दाना मिश्रण को किसान भाई ज़रूर दें। और जो किसान भाई हमारे मुर्गी अंडा देने के लिए पाल रहे हो, जो लेयर है या अंडा देने वाली मुर्गी है, जो ये मुर्गियाँ 20 सप्ताह अर्थात 5 महीने के बाद ही अंडा देना प्रारंभ करती है, तो उसका दाना एक अलग प्रकार का आता है। उस दाना मिश्रण की तो एक तालिका है जो अभी किसान भाइयों को अगर वो बतलाया जाए तो वो भी सही है, लेकिन किसान भाई उसको ये जान ले कि 0 से 8 सप्ताह तक उसमें स्टार्टर दाना होता है, 8 सप्ताह से 9वें सप्ताह से 20 सप्ताह तक उसमें उसका ग्रोवर दाना होता है अंडा देने वाली मुर्गी के लिए, और 20 सप्ताह के बाद वो फिनिशर दाना होता है या लेयर दाना जिसको बोला जाता है। तो ये मुर्गियों के लिए दाना अलग अच्छी कंपनी का दाना उपयोग करें। दाने में अगर किसी प्रकार देखें कि वो मुर्गी का दाना अगर पैकेट में जो ले रहे हैं 50 kg का पैकेट हो या 70 kg का हो, तो उस पैकेट में जब दाना खोले देखें कि उसमें दाने में गुलठी नहीं बना होना चाहिए, दाना एक जगह
भुरभुरा होना चाहिए समान रूप से, ताकि उसे मुर्गियों को देने में आसानी हो। प्रथम दिन से अगर मुर्गी हमारे किसान भाई पाल रहे हों, जो अगर या तो घर पे चूजा से अंडा को मुर्गी को सेक करके अगर उससे चूजा निकाले हों, या नहीं तो अगर एक दिन का चूजा अगर बाजार से खरीदे हो, तो बाजार से जो चूजा खरीदा जाता है तो उसमें एक दिन का टीकाकरण वो करके बेचते हैं, अन्यथा किसान भाई को अपना टीकाकरण करवाना चाहिए। फिर भी किसान भाई ये जान ले कि प्रथम दिन में अगर वो एक दिन का चूजा से अगर वो मुर्गी पालन करना चाह रहे हो, तो उसे प्रथम दिन में कई बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले कि मुर्गी को जिस घर पे रखना हो उस घर की साफ़ सफाई, ज़मीन को साफ़ कर ले। जैसे फॉर्मलिन जो एक लिक्विड आता है सॉल्यूशन, उसको 1 लीटर फॉर्मलिन को 8 लीटर पानी में मिला करके मुर्गी घर के दीवारों को, उसके छत को और उसके ज़मीन को छिड़काव करें। ज़मीन या दीवार में कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर छिद्र हो तो उस छिद्र को बंद कर ले, ताकि वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं हो, या बड़े चूहे या सांप वाप के आने का रास्ता को बंद कर ले, जिससे मुर्गियों को अधिक नुकसान होता है। मुर्गी घर का जो बिछावन होता है, प्रारंभ की जो अवस्था में, प्रारंभिक दिन में या पहले दिन में जो मुर्गी घर का बिछावन होता है, उसमें वो लकड़ी का बुरादा से या भूसा से उसका जिसको लीटर बोला जाता है वो 3 से 4 इंच मोटा होना चाहिए, और उस बिछावन में सूखा समाचार पत्र को ऊपर में वो किसान भाई डाल दे प्रथम दिन के लिए। और जैसे ही मुर्गियाँ आए तो मुर्गी का जब चूजा आए प्रथम दिन में, तो उस स्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम दिन के चूजे को पहले, अगर गर्मी का मौसम हो तो गर्मी के मौसम में 2 चम्मच इलेक्ट्रल पाउडर को, गर्मी के मौसम में 2 चम्मच ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होता है उसे जो है सो 250 ml पानी में मिला करके दे, ताकि ये जैसे अगर 100 चूजा रखे हुए हों तो कम से कम 2 या 3 जगह ये पानी के साफ बर्तन में किसान भाई उसे दे दें। अन्यथा अगर जाड़े का मौसम में अगर वो मुर्गी पालन, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मौसम होता है, तो उस मौसम में अगर कर रहे हो तो उसमें ग्लूकोज के जगह या ग्लूकोन डी के जगह वो इलेक्ट्रल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रल पाउडर में वही मात्रा वही होनी चाहिए कि 2 चम्मच इलेक्ट्रल पाउडर 250 ml पानी में मिला करके प्रथम दिन दे। दूसरे दिन से ये देना बंद कर दे और प्रथम दिन ही इस पानी को देने के बाद, क्योंकि मुर्गियों या खास करके चूजे के शरीर के जो आंतरिक व्यवस्था है या अंतर जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, उनमें अच्छी ताकत और अच्छे शक्ति के लिए हमें, हमारे जो मुर्गी पालक जो किसान भाई हैं उनको चाहिए कि प्रथम दिन से विटामिन और मिनरल की दवा दे। प्रथम दिन में जो 5 लीटर विटामिन ए, D3 और B12 5 ml 5 मिलीलीटर जो है सो उसे 100 मुर्गियों के लिए पानी मिला के दे, और साथ ही साथ उस प्रथम दिन से ही 20 ml जो है सो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है 100 चूजों के लिए दे। और जैसे फिर ये चूजे ये कम से कम 7 दिन तक दिया सकता है, और विभिन्न प्रकार का रोग नहीं हो उसके लिए एंटीबायोटिक भी चौथे 5वें दिन से कम 3-4 दिन तक दिया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक में अगर किसान भाई जैसे एक लिक्सिन नाम की एक दवा आती है जो सिफालेक्सिन सोडियम है, इसकी मात्रा आधा ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके दे कम से कम 3 से 4 दिन तक। तो इस अगर वो विटामिन दे, एंटीबायोटिक देंगे तो इससे मुर्गियों को रोग नहीं होगा। फिर भी विभिन्न प्रकार के जो विषाणुजनित रोग हैं उनसे जो मुख्य रोग हैं, जैसे कि टुनकी है जिसे रानीखेत का भी रोग कहते हैं, फिर एक गम्बोरो बीमारी है, एक मैरेक्स रोग है, तो इन रोगों का टीकाकरण किसान भाई को करना चाहिए। मैरेक्स रोग का टीकाकरण अगर वो चूजा फार्म से लेते हैं तो वो प्रथम दिन में किया जाता है, वो चूजा में वो टीकाकरण देकर के करते हैं। दूसरा है कि रानीखेत का टीकाकरण ब्रॉयलर में 6 से 7वें दिन में किया जाता है। 14वें दिन में गम्बोरो रोग का टीकाकरण किया जाता है, और उसके बाद 28वें दिन में पुनः रानीखेत का जो है तो R2B टीका किया जाता है। तो ये ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए जो 6 सप्ताह तक के बाद जो व्यस्क हो जाती है मुर्गियां बेचने लायक, उनके लिए ये टीकाकरण की तालिका है, जिसे अपना के किसान भाई मुर्गियों को विभिन्न रोगों से बचाव में मदद मिलेगा और बढ़ोतरी अच्छी होगी और आमदनी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को मुर्गियों के प्रबंधन एवं उसका टीकाकरण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ संजय जी, कितनी अच्छी जानकारी आपने दी। मुर्गी के अंडे और मुर्गी के लाभ के लिए मुर्गियों का टीकाकरण और प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। जी दीप्ति जी, खास करके रोगों के बचाव के लिए जो जानकारी दी हमें बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को भी बहुत पसंद आया होगा। बिल्कुल। और संजय जी, अभी धान की खेती तो बिल्कुल हो चुकी है,
लेकिन फिर भी बहुत सारी ज़रूरत होती है धान की देखभाल की। जी, खासकर अंतिम अवस्था में जब अब हम लोग जब पहुंच रहे हैं तो इस समय धान में बीज लगना शुरू हो रहा होगा और ऐसे में उसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। और प्रबंधन करने के लिए किसान भाइयों आपके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो धान की सामयिक देखभाल किस प्रकार करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर सनत कुमार सवैया। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर सनत कुमार सवैया जी। ये हमें बताएंगे कि धान की समसामयिक देखभाल कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अपने पीछे भी देख रहे हैं धान लगा हुआ है और इस वक्त खासकर तक अक्टूबर के महीने में धान में क्या समस्याएं आती हैं, हमारे किसान भाई कैसे देखभाल करें, इसके बारे में बताएं। जी, जैसे यहाँ इस क्षेत्र में धान मुख्य फसल है तो सभी को लगाए हुए हैं। अभी यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग छींटा विधि से खेती करते हैं, तो छींटा भी किए हुए हैं तो उनका जो अवस्था है अभी इसमें आपका बाली निकलने की अवस्था है अभी। तो इस अवस्था में आपका गंदी बग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो किसान भाइयों को इसके लिए कुछ दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्विनालफोस। अगर उसका क्विनालफोस का आपका धूल मिल जाए, उसका पाउडर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं मिलता तो उसका जो लिक्विड है, उसको पानी वाला जो दवा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml ये दवा मिलाना है और स्प्रे कर देना है। तो इसका अभी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है गंदी बग का। जी। डॉक्टर साहब, ऐसा आपने तो बताया छिटकवा विधि के बारे में जी, लेकिन जो निचली जमीन है, जो दोन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ हमारे किसान भाई जो धान की रोपा विधि से खेती किए हैं उसमें किस प्रकार की समस्या आती है? अभी जैसा कि कुछ में बाली निकल रहा है, तो अभी बाली निकल रहा है तो उस समय एक बार यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। आप 1 एकड़ में 15 किलो यूरिया का अभी छिड़काव कर दें तो इससे क्या होगा, आपका जो बाली का जो लंबाई होगा वो बढ़ जाएगा। तो इससे आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो ये किसान भाइयों को करना चाहिए। अच्छा, यूरिया का छिड़काव करते वक्त हमारे किसान भाई को मतलब ये इस बात को तो ध्यान रखें कि खेत में पानी रहे या ना रहे, पानी रहे तो कितना रहे? पानी आपका 1 से 2 इंच रहे, क्योंकि अभी आपका बरसात खत्म होने वाला है। तो अभी आप तो स्टॉक करके रखेंगे तो रखें, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप 3-4 इंच तक रख सकते हैं। तो उस समय रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहाना नहीं चाहिए पानी उस समय, उसको बांध कर रखें, उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप आजकल आपको कुछ नया किस्म का आपका खाद भी है जिसमें हम लोग उसको स्प्रे के द्वारा ही कर सकते हैं। तो स्प्रे से भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस आपका खाद का। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि गंधी बग कीड़ा का प्रकोप इस वक्त होता है, बाली जब निकलता है तब, तो उसका तो आपने उपाय बता ही डाला। इसके अलावा और कौन से कीड़ों का प्रकोप होता है जिससे हमारे किसान भाई को बहुत ज़्यादा हानियों का सामना करना पड़ता है? इसके अलावा आपका तना छेदक है। तना छेदक बहुत इसका प्रकोप रहता है, तो उसके लिए आप पहले इसका दवा करना पड़ता है। जैसे उसको पोरेट 10 दवा है, उसका हम खेत में डाल दें, दानेदार दवा है, तो उससे आपका ये जो तना छेदक है और एक जो साड़ा कीट बोलते हैं उसका नियंत्रण हो जाएगा। हमारे किसान भाई अपने खेतों में तो जाते ही रहते हैं, सुबह शाम टहलते ही हैं। तो ये कैसे हमारे किसान भाई इस चीज को पहचाने कि हमारे खेत में, हमारे धान के खेत में तना छेदक कीट का प्रकोप हो गया है? इसकी पहचान क्या है, इसका लक्षण क्या है? आप देखेंगे जिसमें तना छेदक लग गया है तो उसका ऊपर का बाली आपका सूख जाएगा। अच्छा, तो 1-2 आपको दिखा तो तुरंत आप समझिए कि आपको तना छेदक का आक्रमण इसमें हो गया है। तो उसी समय या तो आपको जानकारी है कि पिछला साल देखे थे कि यहाँ इस खेत में आपको लगा था तना छेदक, तो आप पहले से भी लगा सकते हैं उसको। अच्छा। इसके अलावा जैसे गंदी बग का है, तो गंदी बग का तो आपको दिख जाएगा ऊपर में, आप खेत देखने जाते हैं तो वहाँ खेत जाएगा तो आपको गंध उसका आएगा। अच्छा। उसके गंध के चलते इसका नाम पड़ गया गंदी बग। तो उसका तेज गंध आता है तो समझिए कि इसमें गंदी बग का आपका आक्रमण हो गया है।
तो तुरंत उसमें आप दवा का छिड़काव कर दीजिए। तो इसके अलावा हमारे किसान भाई और किन बारीक बातों पर ध्यान दे, जिससे कि जैसे जो रोपा विधि से किए हुए हैं और जो छिटवा विधि से, इसमें दोनों में क्या कौन सी बारीक बातों पर ध्यान दे ताकि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा धान का उत्पादन ले सकें? जी, ज्यादा से आपका धान लेने के लिए, उत्पादन लेने के लिए सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान करता है आपका घास। आपका घास बढ़ गया, आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और उपज आपका एकदम जीरो भी कर सकता है। बहुत कम आपको उत्पादन मिलेगा। खरपतवार का जी, खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप अगर आपका संसाधन है या तो आपके यहाँ आदमी है तो आप हाथ से निकलवा सकते हैं, लेकिन आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, घास मारने वाला दवा का स्प्रे करते हैं। तो ये भी आपका जैसे एक होता है, आप धान छीटे या रोपा किए, उसके दूसरा तीसरा दिन आप प्रिट्लाक्लोर करके एक दवा है, उसका हम लोग स्प्रे करते हैं। तो ये दवा आपको 1 लीटर पानी में 3 ml करके मिला के स्प्रे करना है जमीन में। इसके अलावा और एक दवा है 2,4-D। ये 2,4-D आपका चौड़ा पत्ती वाले जो भी घास है सबको मार देगा। इसके अलावा कुछ जो पतले पत्ती है उसको भी मारता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन चौड़ा पत्ती वाला को तुरंत मार देगा। तो जो 2,4-D हम लगाएंगे तो उसका डोज होगा, ये आपका 1 लीटर पानी में उसको 2.5 ml मिला के स्प्रे करते हैं। ये सब कीजिएगा तो आपको घास एकदम खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, धान के खेत में पानी का कितना महत्व है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को अच्छे तरीके से बताएं। पानी के बिना क्या धान के कोई भी फसल नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन धान आपका ऐसा है जिसको बोलते हैं वाटर लविंग क्रॉप, मतलब पानी पसंद करने वाला ये फसल है। तो उसी में समझ जाए कि आप कितना उसका जरूरत है। तो पानी आपका अगर सही समय मिला, सही समय पर आप पानी देते हैं तो उत्पादन आपका बढ़ेगा ही। इसके लिए जैसा बहुत जरूरी है, जब कल्ला निकलता है उसमें पानी होना चाहिए। और दूसरी बात है, जब फिर आपका जब बाली निकलता है उसमें पानी होना चाहिए। अगर उसमें कमी हो गया तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत कमी हो जाएगा उत्पादन में। जब धान पकने लगता है उस वक्त हमारे किसान भाई किसी उर्वरक का छिड़काव करें या पकते समय किन बातों का ध्यान दें, इसके बारे में बताएं। जब पकने का समय हो गया तो उसमें कोई भी उर्वरक नहीं देते हैं। हम लोग पहले ही दे देते हैं। जैसे यूरिया हम दिए, जब बाली निकलता है उस समय दिए, उसके बाद नहीं देना है। अच्छा जी। और कटाई के समय किन बातों पर ध्यान दें? कटाई के समय में जैसे पक जाए आप ज़्यादा उसको सूखने मत दें, नहीं तो आपका सब झड़ जाएगा। तो उसको ध्यान में देना है कि जैसे आपका तैयार हो गया उसको तुरंत काट लें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान की खेती की समसामयिक देखभाल के बारे में। आशा ही नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इससे ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। संजय जी, आज हमने कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां हासिल की धान के बारे में, मुर्गियों के बारे में, और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं होती है। कुछ ऐसे किसान भाई बंधु होते हैं जो कि नए तौर पर पशुपालन करने जा रहे हो या फिर बागवानी करने जा रहे हों। जी दीदी जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन किसान भाई, अगर आपको भी कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो या कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो कृपया हमें पत्र लिखें। और पत्र लिखने के लिए कागज कलम उठाइए, लिख डालिए अपने समस्याओं सुझावों को इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, पत्र देना न भूलिएगा। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में हम दोनों आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।